हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना स्टार्टिंग टॉपिक है वो है प्रीफिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। ओके, प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो यूनिट से पहले अपन लिख देते हैं, यूनिट से पहले लिखा जाता है, उनका मतलब एक स्पेसिफिक उनका मीनिंग होता है ना। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 किलोग्राम, तो इसका मतलब 1 किलो का मतलब होता है 10⁻³ और ये ग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। तो देखो, तो कई बार जो आप तो जानते हैं फिजिक्स के अंदर जो अपन डील करते हैं वो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड से लेके बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड तक डील करते हैं ना। स्मॉल मैग्नीट्यूड यानी एटॉमिक साइज से लेके साइज ऑफ यूनिवर्स तक आप डील करते हो, तो मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा वेरी करता है ना। अच्छा, तो जैसे बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगा दिया जाता है ताकि इसको फिर सिंपल 1 किलोग्राम अपन ने लिख दिया ना, सिंपल लिखा जा सके। ऐसे जो बहुत छोटे हैं होते हैं तब भी कुछ प्रीफिक्स लगा दिए जाते हैं ना। अब कौन कौन से प्रीफिक्स काम में लिए जाते हैं और किस प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, किस प्रीफिक्स का सिंबल क्या होता है वो देखिए। ठीक है, चलिए मैंने टेबल तो बना रखी है ना। देखो, ये 10⁻⁴, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये जनरली प्रीफिक्स हैं जो काम में आते हैं। ऐसे माइनस में -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 और -18। अब जो 10⁻+1 है इसको बोला जाता है डेका। क्या बोला जाता है? डेका। +2 को बोला जाता है हेक्टो। +3 को बोला जाता है किलो। क्या बोला जाता है? किलो। +6 उसको बोला जाता है मेगा। 10⁻+9 हो तो उसको बोला जाता है गीगा। 10⁻+12 को बोला जाता है टेरा। 10⁻15 को बोला जाता है पेटो और 10⁻18 को बोला जाता है एक्सो। ठीक है, ये इनके नाम हैं और ये इनके सिंबल हैं। ये क्या चीज है? सिंबल। डेका को लिखा जाता है डी से, हेक्टो को एच से, किलो को के से, मेगा को एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, पेटो को पी से, एक्सो को ई से लिखा जाता है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पावर प्लांट है जिसकी पावर है 50 गीगावाट। इसका मतलब है 50 इंटू गीगा का मतलब कितना हो गया भाई आपका? 10⁹ वाट। ठीक है, तो जो गीगा लगा है, ये जो यूनिट से पहले प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ऐसे ये बड़ी बड़ी पावर तब काम आती है जो मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज हो और मैग्नीट्यूड ऐसे बहुत स्मॉल हो। तब देखो 10⁻⁻1 को बोला जाता है डेसी, 10⁻⁻2 को बोला जाता है सेंटी, 10⁻³ को बोला जाता है मिली, 10⁻⁻6 को बोला जाता है माइक्रो, 10⁻⁻9 को बोला जाता है नैनो, 10⁻12 को बोला जाता है पिको, 10⁻15 को बोला जाता है फेम्टो और 10⁻18 को बोला जाता है एटो। ठीक है, अच्छा इनके जो सिंबल होते हैं इसको लिखा जाता है ए से, इसको लिखा जाता है एफ से, इसको लिखा जाता है पी से, इसको लिखा जाता है एम से, इसको लिखा जाता है म्यू से। माइक्रो है जी, माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर, इसका मतलब 1 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁶ मीटर, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, मिली को लिखा जाता है एम से, सेंटी को लिखा जाता है सी से और डेसी को लिखा जाता है डी से। ये जनरल प्रीफिक्स हैं जो अपन लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड को ये प्रीफिक्स का यूज करके सिंपली लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा जी, चलिए जी, प्रीफिक्स। अब देखो, सेकंड टॉपिक है वो अपना है रूल्स फॉर यूनिट राइटिंग। यूनिट जो पीछे लिखी जाती है, जैसे मैं लिखूं 1 kg, हाँ, तो यूनिट के लिखने के भी कुछ तरीके हैं, है ना। सबसे पहला जो रूल आप फॉलो करोगे कि कोई भी यूनिट है उसका जो फर्स्ट लेटर आता है, फर्स्ट अल्फाबेट जो आता है वो हमेशा स्मॉल आता है ना। फर्स्ट अल्फाबेट किसी भी यूनिट का कैसा आएगा? स्मॉल। जैसे एग्जांपल के ये क्या होता है बेटा? फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ यूनिट स्मॉल, स्मॉल लेटर होता है ना। जैसे आप लिख लो न्यूटन, दिस इज द परफेक्ट वे, ऐसा नहीं लिखा न्यूटन, ऐसे नहीं लिखा था, तभी न्यूटन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे वॉट,
पावर की यूनिट है ना, वॉट। तो इस टाइप से जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, स्मॉल लेटर लिखा जाता है। अच्छा, जबकि ऐसी यूनिट जैसे न्यूटन, वॉट, ये जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स है ना, अगर उनको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए, किससे रिप्रेजेंट किया जाए, सिंबल से। जैसे न्यूटन यूनिट है फोर्स की, पर मैं न्यूटन ही सिंबल लिखूं तो सिंबल हमेशा कैपिटल अल्फाबेट आएगा। कैसा अल्फाबेट आएगा, कैपिटल लेटर आएगा ना। अच्छा, इफ यूनिट is represented by symbol, सिंबल से आप, और कौन सी यूनिट, जो नेम ऑफ साइंटिस्ट से ली गई है। ठीक, ऐसा है। अगर उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा कैपिटल, जैसे न्यूटन को लिखा जाएगा कैपिटल एन से, वोल्ट को लिखा जाएगा, जूल को लिखा जाएगा, ऐसे। ऐसी यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नाम से दी गई हैं, अगर उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए, अगर उनको पूरा नाम लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, फर्स्ट अल्फाबेट आएगा वो स्मॉल आएगा, और उसको सिंबल से लिखा जाएगा यानी वन लेटर से, तो जो ये सिंबल आएगा इसमें कैपिटल अल्फाबेट काम में लिया जाता है। तीसरा जो रूल है यूनिट लिखने का, तो किसी भी चीज की जैसे आप यूनिट लिखोगे, जैसे मैंने बोला 1 kg लिखना है आपको, 1 kg, तो मैग्नीट्यूड यानी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट के बीच में भाई गैप होना चाहिए, इनके बीच में गैप होना चाहिए ना, कुछ स्पेस छोड़ के तब यूनिट लिखी जाती है ना। अच्छा, ये सिर्फ एक केस में बस जो एंगल का रिप्रेजेंट करते हैं उसमें गैप नहीं दिया जाता, बाकी कभी भी जो यूनिट को लिखा जाता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद कुछ स्पेस देने के बाद लिखा जाता है। अच्छा जी, फोर्थ रूल है, ये थर्ड रूल है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में गैप होना चाहिए। इसका एक ही एक्सेप्शन केस है, वो कौन सा है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ जो केस है वो ये कहता था कि मान लो कोई यूनिट है, ड्राइव क्वालिटी की यूनिट है, जिसमें एक से ज्यादा यूनिट्स काम में आ रही हैं। ठीक है, तो यूनिट्स के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की यूनिट है मीटर इंटू, जैसे मान लो स्पीड की यूनिट लिखूं तो क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, तो मीटर और सेकंड के बीच में गैप होना चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए कि ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं, ये दोनों अलग अलग यूनिट है। क्योंकि देखो एम, अगर आप ध्यान करो, ये तो प्रीफिक्स भी होता था, एम तो प्रीफिक्स भी होता था ना, तो ये कैसे पता चलेगा कि यूनिट है या प्रीफिक्स लगाया हुआ है। अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसा एम एस इनवर्स, तो ये हो जाएगा, इसको बोला जाएगा मिली सेकेंड इनवर्स, और ऐसा लिखूंगा तो इसको बोला जाएगा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो अब ये मीटर है या मिली है ये कैसे पता चलेगा, अगर आपने स्पेस दे रखा है बीच में, इसका मतलब ये दो अलग अलग यूनिट है, और अगर स्पेस नहीं है इसका मतलब ये पूरी यूनिट एक ही है ना, ये प्रीफिक्स लगा हुआ है इसका मतलब इसके ऊपर। ठीक है, या तो आप ऐसे स्पेस दे सकते हैं या बीच में डैश लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं। डैश का मतलब यूनिट के बीच में डैश लगा है तो इसका मतलब वो यूनिट मल्टीप्लाई है, इसका मतलब माइनस नहीं होता, क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। जैसे ही मैं आपसे लिखूं, जैसे मैंने लिखा न्यूटन मीटर, यूनिट देखो ऐसे लिखा जाएगा न्यूटन मीटर, दोनों अलग अलग है तो या तो बीच में डैश लगाओ या थोड़ा दूर लिखो। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूं नैनोमीटर लिखो, तो नैनो के लिए एन एम, अब इनके बीच में गैप नहीं दिया, इसका मतलब एन कोई पर्सनल यूनिट नहीं है, एन क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स है ना। अच्छा, तो ये क्या है, नैनोमीटर, और ये क्या है, न्यूटन मीटर। तो सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एनएम और इस एनएम में, ये होगा नैनोमीटर और ये होगा न्यूटन इंटू मीटर होगा। ओके, अच्छा जी, और देखिए, तो सिंपल से यूनिट को लिखने के रूल, पहला रूल क्या कि जितनी भी यूनिट्स हैं साइंटिस्ट के नाम पे दी गई हैं, जैसे न्यूटन, जूल, वॉट, तो इनको अगर पूरे नेम लिखा जाए तो फर्स्ट अल्फाबेट आएगा स्मॉल, अगर इन्हीं यूनिट्स को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो जो सिंबल आएगा वो कैपिटल लेटर आएगा। ठीक है, थर्ड जो आपका रूल था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू और
यूनिट के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, है ना, एक्सेप्ट एंगल मेजरमेंट, एंगल को छोड़ के, है ना। अच्छा जी, उसके अलावा जो लास्ट रूल है, जो फोर्थ रूल है, वो रूल क्या कहता था कि अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट में मोर देन 1 यूनिट काम में आ रही है तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, या बीच में क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं, है ना। मीटर सेकेंड, मिली सेकेंड, अगर स्पेस है तो इसको मीटर सेकेंड पढ़ूंगा, स्पेस नहीं है तो ये मिली सेकेंड कहलाएगा, है ना। अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो तो बीच में आप डैश लगा दो हमेशा, क्या लगा दीजिए, डैश। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, ये मीटर है, ये सेकंड है, और ये यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, मिली सेकंड है। ओके, ये यूनिट को लिखने के कुछ तरीके थे। चलिए जी, और देखिए, इसके बाद आता है मेजरमेंट। 3 चीजों को मेजरमेंट करेंगे अपन। पहला लेंथ, दूसरा मास, और तीसरा जो है आपका टाइम। तीसरा क्या है, टाइम। ठीक, अच्छा जी, अब देखिए, सबसे पहले कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो जब लेंथ को मेजर करते हैं तो देखो, लेंथ जो किसी भी चीज को मेजर करने के, जैसे लेंथ मेजर करनी है तो 2 टाइप के मेथड होते हैं अपने पास, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे लेंथ मेजर करनी है, एक तरीका तो वही अपना मीटर स्केल है, उसको लगाते जाओ और मेजर करते जाओ। पर देखो ध्यान करो कि वो एक फिक्स रेंज तक ही मेजर कर सकता है। तो जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 mm मिनिमम इतना मेजर कर सकता है ना, यानी 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर हो गया। अच्छा, यहाँ से 1 mm जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसका जो काउंट होता है वो कितना होता है, 1 नाम। उससे ज्यादा कितना मेजर करते हैं, लगभग जो 10⁻² मीटर तक, इतना से। अगर इससे ज्यादा लेंथ है तो मीटर स्केल से मेजर करना सुटेबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, अर्थ और सन के बीच में, है ना, तो क्या आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही तो ये इससे छोटी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो ये डायरेक्ट मेथड है। जब मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दूं, उससे आप डायरेक्टली किस चीज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी जब आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते तब आपको इनडायरेक्ट मेथड भी काम में लेने पड़ते हैं। अच्छा, मान लो इससे कम आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, इससे कम, ठीक है, तो अगर 10⁻⁴ तक, ये इस रेंज तक कौन मेजर कर देता है, आपका मीटर स्केल। ये डायरेक्ट मेथड में है, डिस्टेंस मेजर करने के जो डायरेक्ट मेथड है। तो अगर इस रेंज की लेंथ मेजर करनी है तो मीटर स्केल को काम में लो। 10⁻⁴ तक मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है ना, जो आपको लैब में दिखाया भी जाएगा। इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी दिखाया जाएगा ना, 10⁻⁴ मीटर तक। ठीक है, अच्छा, 10⁻⁵ मीटर तक अगर आपको मेजर करना है तो यहाँ के लिए भी अपने पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं। वो जो डिवाइस कहलाती है वो स्क्रू गेज। कौन सा, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ठीक है। अच्छा, एक आता है स्फेरोमीटर। ठीक है, इसके अलावा भी एंगस्ट्रोम तक भी, जैसे ये जो अपने माइक्रोस्कोप्स वगैरह होते हैं, ये और स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं ना, 10⁻⁹ तक मेजर कर देते हैं। कौन मेजर कर देते हैं, माइक्रोस्कोप, है ना। पर उससे अगर छोटा हो जाएगा तब कौन ये मेजर नहीं कर पाएंगे। बात समझ में। अच्छा, और लेंथ का जो वेरिएशन है, लेंथ का वेरिएशन, अगर मैं कहूँ रेंज ऑफ लेंथ, जो मुझे मेजर करनी पड़ सकती है, रेंज ऑफ लेंथ, तो रेंज सबसे कम 10⁻⁵ मीटर से मुझे मेजर करना पड़ सकता है 10⁻25 मीटर तक, 25-26 तक। ये साइज किसका है, न्यूक्लियस का साइज है ना। मिनिमम इस साइज से लेकर मुझे
इस साइज, ये साइज क्या है, ये एक्सपेक्टेड साइज ऑफ यूनिवर्स है, जहाँ तक यूनिवर्स फैला हुआ है। देखो मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है तो मेरे को इतनी स्मॉल से लेके इतनी लार्ज के बीच में, सारी डिस्टेंस इनके बीच में होगी तो यूनिवर्स का साइज हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी डिस्टेंस क्या करती है, वेरी करती है, तो मुझे मेजर करना पड़ सकता है। तो अब ये मेजर करने में इस रेंज में है तो ये इंस्ट्रूमेंट काम में आ जाएंगे। अगर इनके अलावा कोई आपको मेजरमेंट करना है, इनके अलावा अगर मेजरमेंट करना है तो फिर डायरेक्ट मेथड काम में नहीं आएगा, फिर आपको क्या मेथड लेने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। क्या काम में लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो दो पहला अपन लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी है, देखो इनडायरेक्ट मेथड। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये पहला है लार्ज डिस्टेंस जब मेजर करनी हो तो हमें लार्ज डिस्टेंस। इसके अंदर अपन लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की जो मेथड पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पैरेलैक्स मेथड। अच्छा जी, अच्छा ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक मेथड है, जैसे प्लेनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, अर्थ से सन की डिस्टेंस निकालनी, अर्थ से मून की डिस्टेंस निकालनी, मून का डायमीटर निकालना, सन का डायमीटर निकालना, इन सब चीज़ों में ये आपका पैरेलैक्स मेथड काम में आता है। अच्छा पैरेलैक्स मेथड क्या कहता था कि मान लो कि जैसे मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए सन ही है और मैं यहाँ अर्थ पे हूँ, तो अर्थ के मैं दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर इस चीज को देखूं ऐसे, एक बार यहाँ से, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, और किसी तरीके से मैं अगर ये एंगल मेजर कर लूँ, ठीक है, ये एंगल मेजर कर लूँ और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मैंने लिए हैं, तो मुझे इनके बीच का तो गैप पता होगा, मान लीजिए बी है गैप इन दोनों के बीच का, है ना। अच्छा, और अब मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर इसको देखूं, जैसे सन की डिस्टेंस देख रहा हूं तो मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ और थोड़ा दूर खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो सन की डिस्टेंस क्या दोनों पॉइंट से लगभग बराबर ही आएगी, क्योंकि कौन सा खास फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सन तो बहुत दूर है ना, इतनी सी डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो ये डिस्टेंस है, ये एवरेज डिस्टेंस, ये मान लीजिए डी, अगर ये डी है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी ही होगी, है ना। अच्छा, ये जो दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं इनके बीच का जो गैप होता है इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। अच्छा, क्या आप यहां से ऐसा बोल सकते हो कि बेस जो है वो कैपिटल डी की कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। कैपिटल डी, ये तो अर्थ के ऊपर दो पॉइंट है और ये भाई साहब आपका जैसे मान लीजिए सन है, तो क्या कैपिटल डी तो बहुत ज्यादा होगा और ये भी बहुत कम होने वाला है। जो थीटा होता है वो कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी बी बाई डी, अप्रोक्सीमेटली इसको इतना बोला जाता है, बी बाई डी। ओके, तो क्या ये एंगल बहुत ही कम आने वाला है, यस सर, ये एंगल क्या आने वाला है, बहुत कम आने वाला है। पर अगर इस इक्वेशन में एक बार आपने ये एंगल मेजर कर लिया, एंगल मेजर करने के अपने पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, अपने पास यहाँ पे डिवाइस होती है, तो ऐसी होती है जैसा मतलब कि एक उसके अंदर यहाँ पे सब एंगल लिखे होते हैं, इसमें एक ऐसा बेस होता है और एक वेरिएबल वो होती है, आर्म होती है ना। मैं इस आर्म को यूं तब तक सब्सटेंड करता जाऊंगा तो मेरे को एकदम सीधा यहाँ पे सन नहीं दिखाई देगा। तो जब एग्जैक्ट इस लाइन पे सन आएगा तो उस समय मान लीजिए ये लाइन इधर है तो मैं ये एंगल मेजर कर पाऊंगा, यानी ये एंगल मैं बता दूंगा इतना एंगल है। ऐसे सेम इस पे ले जाके मैं इसका बेस पे रखूंगा और इसको जब तक ले जाऊंगा जब तक ये सन की लाइन में नहीं है तो ये एंगल भी मेजर हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल पता है तो ये एंगल भी आपका निकल आएगा, यानी थीटा मेजरेबल होता है। थीटा मेजरेबल होता है और डी आपको भाई साहब निकालना है, डी आपको निकालना है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, b बराबर थीटा इंटू डी, और d बराबर कितना हो जाएगा, b बाई थीटा। क्या थीटा मेजरेबल है, यस सर। क्या b भी मेजरेबल है, यस सर, इन दोनों बीच में। तो क्या d यानी ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है क्या ये मेजर हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। इनको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें मैं सीधी डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और मेजर कर रहा हूँ और विद द यूज ऑफ मैथमेटिक्स मैं इस डिस्टेंस को निकाल पा रहा हूँ। कौन सा मेथड कहलाता है ये, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में क्या किया जाता है, दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिस्टेंस, इन बीच का जो गैप होता है इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस। अच्छा, इन दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से
मैं देखता हूँ कि जिस चीज की आप जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं। अगर ये एंगल एक बार निकाल लिया जाएगा तो ये डिस्टेंस निकालना कोई खास बात नहीं है। बात समझ में आई आपको? चलिए जी, और देखिए, अब एक बार ये डिस्टेंस निकल आई, डी निकल आया, क्या निकल आया? डी निकल आया। तो मैं फिर इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर भी निकाल पाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर भी। देखो कैसे, मान लीजिए अब ये इस मेथड से मैंने डी तो निकाल लिया, इस मेथड से डी तो निकाल लिया। अच्छा ध्यान है, जो ये डी में जो थीटा है ना, ये थीटा रेडियन में होगा। किसमें होगा? रेडियन में। जिस क्वेश्चन में कई बार मैं दूंगा आपको थीटा, तो मैं डिग्री में दे दूंगा। किसमें दे दूंगा? डिग्री में। तो आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। चलिए मैं कन्वर्जन बता देता हूँ। देखो एंगल, देखो ऐसे लिखा जाता है जैसे 1 डिग्री है, ये डिग्री, इसको लिखा जाता है 1 मिनट, और ये होता है 1 सेकेंड। अच्छा 1 डिग्री में कितने होते हैं भाई? 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये तो इनका आपस का कन्वर्जन हो गया। अच्छा 1 डिग्री में रेडियन कितने होंगे बेटा? π/180 रेडियन होंगे। इसकी वैल्यू होती है ना 3.14, और इसका डिवाइड कर लेना तो सिंपली आ जाएगा 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। सिंपल। कभी भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस क्वांटिटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो बार बार π/180 नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट में, अगर 1 मिनट की बात करो तो भाई इसमें किसका डिवाइड कर दो? भाई 60 का डिवाइड कर दो, है ना। तो 1 मिनट में होते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है। अच्छा वो कैलकुलेट करके मैंने बता दिया आपको ना, इसमें 60 का डिवाइड कर लेना, इतना आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें 60 का डिवाइड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, वो आती है 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। तो कभी भी एंगल अगर आपको डिग्री में दिया होगा तो आपको उसको रेडियन में रखना पड़ेगा, है ना। चलिए जी, यहाँ तक का काम। इसके ऊपर अभी मैं करा दूंगा, आपको और समझ में आ जाएगा और क्लियरिटी से, है ना। अच्छा जी, इसके बाद आप एक काम और कीजिए। अब एक बार मैंने अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस निकाल दी भाई, मान लीजिए ये निकल गई। ये निकालने के लिए मैंने क्या किया? 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए थे और सन के ऊपर जितना एंगल सब्टेंड कर रहे थे दोनों, मैंने वो एंगल निकाल लिया और दोनों पॉइंट यानी बेस की लेंथ निकाल ली, तो आपके पास डी आ गया। अच्छा डी आने के बाद मान लीजिए ये सन है, अब मेरे को इसका डायमीटर निकालना है। ये मैं अर्थ के एक ही पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे मैं इसके इस एक्सट्रीम एंड को देखता हूँ और यहाँ से खड़ा होकर इस एक्सट्रीम एंड को देखता हूँ। ये दोनों एंड हो गए और इन दोनों के बीच का ये एंगल निकाल लेता हूँ, मान लो ये अल्फा। क्या चीज़ है ये? अल्फा। क्या आपको ये वाली डिस्टेंस तो पता ही है सर, डी, ये तो अपन फाइंड कर चुके। और ये मान लीजिए सन का डायमीटर है स्मॉल डी, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो अल्फा बराबर d/d, तो d इक्वल टू हो जाएगा डी अल्फा। कितना हो जाएगा? डी अल्फा। तो सबसे पहले कैपिटल डी निकालो। कैपिटल डी कैसे निकाला? 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके एंगल निकाल के, फिर ये डी आ गया। उस बाद एक ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स के बीच में जो एंगल, यानी इसके जो एक्सट्रीम दो एंड है यानी डायमीटर के 2 पॉइंट हैं, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहे हैं उस एंगल को निकाल लो। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? इधर फॉर्मूले से डायमीटर आ जाएगा। किसका आ जाएगा? सन का डायमीटर। क्या बात समझ में आई आपको? चलिए जी, चलिए देखते हैं आगे। ओके, ठीक है। अच्छा तो ऐसा करके ये कौन सा मेथड है? पैरेलैक्स मेथड है ना। चलिए एक सवाल करवा देता हूँ इसके ऊपर। मैंने कहा कि ये मान लीजिए कोई टावर है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मुझे मेरे से इस टावर की डिस्टेंस निकालनी है, मेजर करनी है ना। मान लीजिए मैं इधर जा नहीं सकता, इधर कोई मेरे पास वे नहीं है कि मैं इसको सिंपली इसको यहाँ से मेजर कर पाऊँ। मान लो नदी है बीच में, जो भी है, मतलब प्रॉब्लम है ना। तो कैसे करें अपन मेजर? मान लीजिए ये टावर, इसका नाम देता हूँ मैं सी और ये आर। तो आपने सबसे पहले इस यहाँ से इस टावर को देखो, यानी आपको टावर को जोड़ने वाली लाइन पे, मान लीजिए ये टावर है यहाँ पे, इससे बहुत दूर के पॉइंट को एक ऑब्जर्व करो। मान लो बहुत दूर एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब आप
यहां से कुछ दूर चलो, इस पॉइंट तक आ जाओ, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट तक अब आप आए, मान लीजिए आप यहां से यहां तक आए बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट से इस फारदेस्ट पॉइंट को देखो, ये तो बहुत दूर है ना, तो ये तो अब भी उधर ही दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर बहुत दूर वाले पॉइंट को देखूं, या फिर यहाँ पे खड़ा होकर बहुत दूर वाले पॉइंट को देखूं, क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में दिखाई देंगे? यस सर। अच्छा, अब देखो, पर यहाँ पे पहुंचने पे देखो, यहाँ पे जो सी को देख रहा था तो पहले ये डायरेक्शन थी, अब यहाँ पे सी की डायरेक्शन तो चेंज हो गई। देखो, सी और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जोड़ने वाली वही लाइन ये वाली है, बोलो सही है। अच्छा, तो देखो, पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सी को जोड़ने वाली जो लाइन थी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो फार पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन थी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था? 0। अब जब आप यहाँ पे आए तो उस फार पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन और इस सी को जोड़ने वाली लाइन के बीच में भाई साहब अब एंगल 0 नहीं है, है ना। आप ये एंगल मेजर कर लीजिए, आप यहाँ खड़े हो गए, यहाँ 0 था, आप थोड़ी दूर आइए और देखिए आपको इस लाइन से, जो आपको पहले लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी थी दोनों, उसके पहले एक लाइन खींचिए और आप ये एंगल मेजर कर लीजिए। क्या ये एंगल मेजर करना पॉसिबल है? यस सर। आप ये इसके पहले लाइन खींचिए और उससे जो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है उससे इसको यूं कर दीजिए, ये आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखो ये टावर ऐसे खड़ा है, ये बोर्ड को ऐसे समझो प्लेन में है, ये टावर ऐसे खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको ये डिस्टेंस निकाल दी थी, तो ये यहाँ से चल के यहाँ पे आया और यहाँ से इस टावर को देखा, यहाँ पे खड़ा था और यहाँ पे, तो इसकी जो पैरेलल लाइन है और अब जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है इन दोनों के ना, लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, इनके बीच में एंगल, ठीक है, ये एंगल मेजरेबल है और ये दूरी भी मेजरेबल है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये दूरी 100 मीटर है और इस एंगल की वैल्यू मान लीजिए आ गई 30 डिग्री। कितने आ गई भाई? 30 डिग्री मान लीजिए। तो मैंने कहा, तो अभी डिस्टेंस देखो, क्या मुझसे मेरे से टावर की डिस्टेंस पूछी गई थी कि मुझ में और टावर के बीच में कितना गैप है, ये पूछा गया था मेरे से। अच्छा, कितना गैप है? मैं इधर, अब मैं इनडायरेक्ट वे से मेजर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नोन डिस्टेंस पे गया और वहां पे जाके ये वाला एंगल निकाल लिया। अच्छा, आप तो समझदार हो कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? यस सर। अब लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और ये पता है, मान लीजिए ये x है, तो अगर मैं लिखूं tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री, तो क्या दिस अपॉन दिस होगा? tan के लिए देखो परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि हो गया 100/x। आपको क्या निकालना है सर जी? x निकालना है, तो 100/tan 30, और tan 30 की वैल्यू तो आप सभी को पता ही होगी, 1/√3 होती है, तो 1/√3 तो √3 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 100√3। इसको चाहो तो कितना ले सकते हो? 171.3, ठीक है ना? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, है ना? उल्टा लिखे क्या? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 173.2 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। क्या आप ऐसे निकाल पाएंगे? यस सर, ठीक है। अच्छा, यानी दो अलग अलग पॉइंट से मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, जब पैरेलल में खड़ी है, अगर आप गौर से, मैंने दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया और यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इस एंगल को किसी तरीके से मेजर कर लिया, और ये डिस्टेंस मुझे पता ही था, जिसको अपन बेस बोलते थे, और आपसे क्या पूछी थी? ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे देखो, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, ये दो पॉइंट हो सकते हैं अर्थ पे हो और ये चीज हो सकती है सन होता, तो उस समय ये एंगल कुछ और आता, जब ये एंगल कुछ और बहुत कम आता उस टाइम ये एंगल, है ना। अगर ये बहुत ज्यादा दूरी होती, ये सन होता, तो जो एंगल सबटेंड होता है वो आपको कहते हैं ना, b/d की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो ये बहुत एक एंगल बहुत कम आने वाला था उस केस में। पर मेथड ये कहिए लगता, मैं यहाँ से यहाँ पे जाता, ये एंगल मेजर करता, ये डिस्टेंस मुझे पता होती, और x की वैल्यू वो अकॉर्डिंग टू एंगल हो जाता। देखो एंगल जितना कम होगा, देखो tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो देखो डिस्टेंस इन्फिनिटी आती है। देखो जैसे जैसे मैं दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखता जाऊंगा, ये एंगल घटता जाएगा और ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ये डिस्टेंस ज्यादा आएगी, है ना। हाँ, कितनी आएगी वो छोड़ो, पर क्या मेजरेबल है? यस सर, मेजरेबल तो है। हो जाएगा भाई? अच्छा जी, चलिए ऐसे में आपको एक दो क्वेश्चन आपको मैं सेंड करूंगा प्रैक्टिस के लिए,
आप उनको करना, ठीक है। बच्चा जैसे थोड़ा सा बहुत इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे अपन जिक्र करते हैं अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में गैप कितना है, तो थोड़ा सा उसमें देखता है कि अर्थ आ गया, सन आ गया, आप उनको 2 ऑब्जेक्ट्स लो, 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट लो, सिंपल सा काम है ना। चलिए जी, अब देखो जो लेंथ को मेजर करते हैं तो उनके लिए देखो लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन सी जनरल यूनिट्स काम में ली जाती है ना। तो भाई डिस्टेंस को मेजर करने की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है सर जी, ये तो कितनी है मीटर, ये तो कितनी है मीटर, एसआई यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के ना। अच्छा 1 मीटर कितना होता है बताए ना कि देखो यूनिट होती क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ही तो होता है जिससे मैं किस चीज को कंपेयर करता हूं। तो पहले 1 मीटर तो होता होना चाहिए ना कि 1 मीटर इतनी चीज को कहेंगे। अच्छा 1 मीटर क्या होता है, देखो आप तो जानते हो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी इतना मीटर वो कितनी देर में चलेगा, 1 सेकंड में। तो 1 मीटर कितनी देर में चलेगा, × 10⁸ सेकंड में। इतनी डिस्टेंस में सनलाइट कितना चलेगी, इतने टाइम में सनलाइट चलती है 1 मीटर। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इतने टाइम में सनलाइट जितना दूर चल जाती है वो ही 1 मीटर होता है। देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 1 सेकंड, यानी इतनी डिस्टेंस 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितनी देर में, इतने सेकंड में, यानी इतने टाइम में जितना दूर चलेगी उसको बोला जाएगा 1 मीटर। क्योंकि अब ये देखो यूनिट अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तब ये एक्चुअल लाइट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है, लाइट स्पीड जो होती है अप्रोक्सीमेट। अब अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। तो जो सनलाइट की एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 2.99792458 पॉइंट मीटर पर सेकंड, 10⁸ से मल्टीप्लाई करते देखो 2468, ये लाइट की एग्जैक्ट लाइट स्पीड है ना। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसको अप्रोक्सीमेटली किया जाता है 3, क्या लिखा जाता है 3, तो ऐसा लिख लिया जाता है ना। बाकी लाइट की स्पीड तो कितनी होती है, इतनी होती है। तो भाई नीचे मुझे ये रखना चाहिए या ये रखना चाहिए, सर एग्जैक्ट तो यही है तो ये रखना चाहिए। तो लाइट 2.99792458 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोला जाता है 1 मीटर। ठीक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन वैक्यूम इन टाइम ऑफ 1/299792458 सेकंड इज नोन एज 1 मीटर। कितनी कहलाती है, 1 मीटर। ये 1 मीटर की डेफिनेशन है। अच्छा जी चलो ये बात तो हो गई, तो मीटर ठीक है। उसके बाद जो अदर यूनिट जो काम में आती हैं मेन यूनिट वो और देख लीजिए। एक तो यूनिट होगी मीटर, मीटर के अलावा सेंटीमीटर वगैरह तो आप जान ही रहे हैं है ना। उसके अलावा देखो एक यूनिट आती है फर्मी, क्या आती है 1 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक डिस्टेंस की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है। एक होता है माइक्रोन, 1 माइक्रोन, इसका मतलब होता है 10⁻6 मीटर। ठीक है। उसका ये स्मॉल डिस्टेंस। ऐसी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की जनरली 3 यूनिट लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की होती है। एक होती है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होती है 1 AU किसको बोला गया है, ये एवरेज, जैसे ये सन है इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, फिर अर्थ का पाथ कैसा है इलिप्टिकल है ना, सर्कुलर पाथ में थोड़ी घूम रही है अर्थ, कैसे घूम रही है इलिप्टिकल। तो सन से अर्थ की डिस्टेंस तो लगातार वेरी होती रहती है, कभी दूर जाती है कभी पास आती है ना। तो मैं कहूँ अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस नहीं, अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस तो वेरी करती रहती है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, या अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस। तो 1 AU किसको डिफाइन किया गया, ये क्या चीज होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है 1 AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा जी
इसको इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर 1 AU बराबर होता है। ठीक है, दूसरी एक यूनिट आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट में पहले आप सुनो। लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर होता है लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो आती है, अच्छा मैं निकालना चाहूँ तो लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में इतना चलेगी, तो एक साल में कितना चलेगी, तो एक सेकेंड में इतना, तो एक घंटे में इतना, एक घंटे में इतना, तो एक दिन में इतना, और एक दिन में इतना, तो एक साल में इतना। इस पूरे को सोल्व कर लो, आपके पास लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, और ये आती है इंटू 10⁻15 मीटर। आप इसको सोल्व करना, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एक यूनिट आती है पारसेक, ठीक है। पारसेक क्या होती है कि देखो जैसे ये है, जैसे कि मान लीजिए ये सन है, ये इसके चारों तरफ अर्थ चल रही है, ठीक है। अच्छा ये अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है d, और ये इधर चल रही है ना। अच्छा कि कितना दूर चले आते, यानी द लेंथ ऑफ दिस आर्क, ये आर्क कितनी लेंथ की आर्क लूं कि यहाँ पे गिरने वाला एंगल 1 सेकेंड हो जाए, कितना हो जाए 1 सेकेंड हो जाए। अच्छा जी देखो 1 सेकेंड, तो इस आर्क की लेंथ को बोला जाता है 1 पारसेक। क्या बोला जाता है 1 पारसेक। अच्छा और ये 1 पारसेक आता कितना है, ये आता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या मैं इसको बोल सकता हूँ 3.26 लाइट ईयर, इसके लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ आर्क विथ सस्टेन 1 सेकेंड एंगल एट द सन बाई एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो इसके ऊपर 1 सेकेंड का जो एंगल बनाएगी, तब जो आर्क की लेंथ आएगी वो क्या कहलाएगी 1 पारसेक, ठीक है। द लेंथ ऑफ आर्क ऑन विच अर्थ हैज टू ट्रेवल सो दैट इट मेक्स या इट सस्टेन एंगल 1 सेकेंड एट द सन इज नोन एज 1 पारसेक। ये तीनों यूनिट है, और तीनों यूनिट का भाई आपका क्या है रिलेशन है तीनों यूनिट के अंदर, बोलो सही है। अच्छा जी ये हो गया भाई आपके पास क्या चीज, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लार्ज डिस्टेंस मेजर करो, सिंपल डिस्टेंस मेजर करनी है 10⁻³ से 10⁻² तक मेजर करनी है तो मीटर स्केल काम में आ जाएगा। उससे कम करनी है या आपको 10⁻⁴ तक करनी है तो भाई कौन काम में आ जाएगा वर्नियर कैलिपर। 10⁻⁵ तक मेजर करनी है तब आपको कौन काम आ जाएगा स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। आपको 10⁻² यानी एंगस्ट्रोम तक जाना है तब आपको मेजर करने के लिए कौन आ जाएगा माइक्रोस्कोप है ना, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप है, वो काम में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बियॉन्ड आपको मेजर करनी है तो फिर इनडायरेक्ट मेथड लगेगा। ऐसे ही आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी है तो आपका मीटर स्केल काम में नहीं आएगा। तब फिर कौन कौन से तरीके इनडायरेक्ट मेथड है, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है पैरेलैक्स मेथड। कौन सा है पैरेलैक्स मेथड। क्या बात समझ में आ रही है, पैरेलैक्स मेथड को आपको बता ही दिया। उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, मून का डायमीटर निकाल सकते हो, सन का डायमीटर निकाल सकते हो। मेथड मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ क्या स्मॉल डिस्टेंस कैसे मेजर किए जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस, यानी लगभग मोलिकुलर साइज है ना। मोलिकुलर साइज को कैसे मेजर किया जाता है, अगर मैं कहूँ कि एक मोलिक्यूल का साइज क्या होता है तो उसको मेजर कैसे किया जाता है ना, तो ओलिक एसिड के एक मोलिक्यूल का साइज अपन मेजर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो कैसे मेजर करेंगे, वही इनडायरेक्ट मेथड से। ओके थैंक यू।